मैं गायनी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। गायनी स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट का मतलब जो हमारे लेडीज़ के कैंसर होते हैं, यूट्रस, ओवरी, बच्चेदानी का मुंह, प्राइवेट पार्ट्स के कैंसर, उनका जो कैंसर का सर्जरीज़ हैं वो मैं करती हूँ। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो गायनी कैंसर्स हैं इनमें पिछले 10-15 साल में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं। हम हर पेशेंट को एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान देते हैं, मतलब कि कौन सा पेशेंट का उम्र कितना है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कहाँ का कैंसर है, कौन से ऑर्गन का, कौन सी स्टेज का, कौन सी टाइप का कैंसर है, मॉलिकुलर टाइप का कौन सा कैंसर है, उसके बेस पे हर पेशेंट का एक डिफरेंट सेपरेट पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनता है। अभी कौन सा सर्जरी होना चाहिए, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब का ज़रूरत है या नहीं है, अगर ज़रूरत है तो कौन सी टाइप की होनी चाहिए, ताकि हम पेशेंट को नंबर 1 एक अच्छा सर्वाइवल दें, मतलब कि पेशेंट कैंसर फ्री होके जाए, कैंसर से ठीक होके जाए, उसके पास कई साल हो हेल्दी लाइफ के। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मेंटेन रहती है, मतलब अगर जो पेशेंट का एक अपना लाइफ जीने का तरीका है, उसका खाना पीना चलना फिरना, वो अच्छे से मेंटेन हो सके। तो ये जो सारी रिसर्च हुई है इतनी, इसके अंदर हमारे पास जो मेन गायनी कैंसर्स में 3 अपडेट्स हैं वो एक ये है। नंबर 1 इज़ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। गायनी कैंसर्स अगर यंग एज में कई बार हो जाते हैं, 20s में, 30s में, जब भी लेडीज़ ने अपनी फैमिली प्लान नहीं करी है, तो कुछ ट्यूमर्स, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें हम उनका बच्चेदानी, अंडादानी बचा सकते हैं, ताकि आगे चल के वो अपना फैमिली प्लान कर सकें, माँ बन सकें। दूसरा इसमें है रोबोटिक सर्जरी। कुछ पेशेंट्स हमारे पास गायनी कैंसर के, ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत ओल्ड एज में आते हैं, और ओल्ड एज के साथ साथ उनको हार्ट डिजीज़, बीपी, शुगर, नी रिप्लेसमेंट हो रखा है। कई पेशेंट्स बहुत ओबीज होते हैं जो मेडिकली हाई रिस्क होते हैं ओपन सर्जरी के लिए। तो वही कैंसर सर्जरी जिसमें हम अंदर से अच्छे से क्लीन कर सके कैंसर को, वही चीज़ हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट है कि रोबोटिक सर्जरी की होल सर्जरी होती है, बहुत छोटे छोटे, लेस देन 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे छेद बनते हैं पेट में, और हम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से अंदर कैंसर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करते हैं, और पेशेंट विद इन 2 डेज़ अपना घर पे डिस्चार्ज होके चला जाता है। खाना पीना, चलना फिरना विद इन 2 डेज पेशेंट का शुरू हो जाता है। अगर पेशेंट को कीमो लगना है, रेडियोथेरेपी लगना है, वो भी इजीली हम कर पाते हैं। सो ओल्ड एज में बहुत बेनिफिट है, रिकवरी फास्ट है, ब्लड लॉस बिल्कुल नहीं है। और जो मेन एक डाउट रहता है लोगों को कि रोबोट सर्जरी करेगा, डॉक्टर नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। सर्जरी सर्जन ही करता है, जस्ट रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स इतना सुपीरियर हैं कि हमें एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल गया है पेशेंट का बेटर सर्जरी करने का। और नंबर 3 एडवांसमेंट इसमें है हाईपेक सर्जरी। हाईपेक मतलब हीटेड इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। तो हमारे जो एडवांस्ड ओवरी के केसेस होते हैं, हम देखते हैं कि यूजुअली जब ओवेरियन कैंसर हमारे पास आता है, ज़्यादातर स्टेज 3 में आता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि नंबर 1, एक तो जो सर्जरी होती है वो काफ़ी एक्सटेंसिव साइटोरिडक्टिव सर्जरी होती है, जिसमें क्या है कि हम सुपीरियर सर्जिकल टेक्निक से पेशेंट के पेट के अंदर कम्प्लीटली कैंसर क्लीन कर पाते हैं। सो दिस इज़ अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ डूइंग अ सर्जरी, जो एक्सपीरियंस्ड ऑन्को सर्जन हैं वही कर सकते हैं। और साथ में हम हाईपेक करते हैं, मतलब कीमोथेरेपी को पेट में डालते हैं हाई टेम्परेचर पे, ताकि जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स है जो हमें आँख से भी नहीं दिख रहे हैं, उनको भी हम ड्यूरिंग सर्जरी उनको भी अटैक कर सकें। सो हाईपेक जो एक चीज़ ऐड हुई है, उससे सर्वाइवल बेनिफिट डेफिनेटली है। लेकिन हाईपेक एक तो अच्छे हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस्ड ऑन्को सर्जन के अंडर होना चाहिए, क्योंकि उसको पेशेंट को पोस्ट ऑप में संभालना, ताकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट ठीक होके घर जाए, इसके लिए एक जो ऑन्को सर्जन है उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो 3 चीज़ें, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, एडवांस्ड हाईपेक सर्जरी और तीसरा एडवांस रोबोटिक सर्जरी, ये हम फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑफर करते हैं अपने गायनी कैंसर पेशेंट्स के लिए, ताकि हम हर पेशेंट को एक मीनिंगफुल सर्वाइवल दे सकें। टोटल खर्चा कितना होगा? सर हर एक का अलग है, जैसे मैंने कहा ना, एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनता है, तो हर पेशेंट का उसका कितना सर्जरी हो रहा है, कौन सा सर्जरी है, कीमो है, रेडियो है, नहीं है, उसका सबका अलग होता है। सो हर महिला के लिए नियमित कैंसर स्क्रीनिंग जरूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो जो हमारे जो सबसे मोस्ट कॉमन 2 कैंसर हैं इंडिया में, नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 2 सर्वाइकल कैंसर है लेडीज़ में। दोनों के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग अवेलेबल है, और ये सारी लेडीज़ के लिए रिकमेंडेड है। हम जो ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग है, मैमोग्राफी है, वो हम एडवाइस करते हैं 40 साल के बाद जितनी लेडीज़ हैं वो अपना जाके मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कराएं, टाइमली कराएं, हर 2-3 साल में कर लेने चाहिए। और दूसरा जो हमारा सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसके लिए हमारा पैप स्मेयर, जिसको पानी की जांच बोलते हैं। भी सर्वाइकल ओवेरियन गर्भाशय के कैंसर के मामले आजकल कितने गंभीर है? सर्वाइकल कैंसर तो बहुत कॉमन है। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे स्टैट्स हैं कि हर साल 1.25 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं।
सो दिस इज़ वेरी कॉमन. एवरी 8 minutes वन पेशेंट इज़ डाइंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर. वो तो बहुत कॉमन है. उससे बचने के लिए एक तो वैक्सीन है जो सरकार ने भी लॉन्च की है बच्चियों के HPV लिए. वैक्सीन का क्या भूमिका है जी? बिल्कुल, HPV रिलेटेड ही होते हैं ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट 97-98% HPV रिलेटेड होते हैं. तो उसी HPV के अगेंस्ट अगर हमने कई साल पहले, जब बच्चियां छोटी हैं, 14-15 साल से कम उम्र है या 20s में भी हैं, है ना, तो 30s तक भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं. उनको वैक्सीन लगाते हैं तो आगे जाके उनको सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन मिलता है. क्या कारण है कि ये इतने कैंसर बढ़ रहे हैं? सर, हर ऑर्गन का अलग कारण है, पर जो हमें कारण पता है जिनसे हम बचा सकते हैं वो तो हमें बचाना चाहिए. तो सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर. उसके लिए वैक्सीन है और पैप्समेयर है. तो पैप्समेयर जैसे मैं बता रही थी 30 साल से ऊपर हर लेडी को कराना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए और पूरी सारी उम्र कराना चाहिए पैप्समेयर. आज की गायनी कैंसर के इलाज के दौरान क्या मां बनने की क्षमता में बचाव हो सकता है? हाँ, हो सकता है. इसीलिए मैंने कहा कि जो यंग पेशेंट्स हैं उसमें कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं ओवरी के स्पेशली, बहुत रेयरली यूट्रस और बच्चेदानी के मुंह के भी, कि हम उसमें ये बचा सकते हैं और उनको माँ बनने में हेल्प कर सकते हैं विद द कैंसर ट्रीटमेंट. कई महिलाएं जो हैं जी आजकल असामान्य ब्लीडिंग होने के कारण, शर्म के कारण डॉक्टर को नहीं बता पाती. ऐसी महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? सो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक औरत का हेल्दी पीरियड्स का पैटर्न होता है वो सारी लेडीज़ को अपना पता है. अगर उससे आपका कुछ भी चेंज हो गया है, हैवी हो गया, पीरियड ख़राब हो गया, मेनोपॉज के बाद आ रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो शर्माना नहीं है, इमीडिएटली जाके चेक कराना है. क्योंकि ये आपकी बॉडी का आपको बताने का तरीका है, भाई तुझे सिम्टम आ रहे हैं, प्लीज़ जाके चेक कराओ. टाइमली चेक होने से अगर हम जल्दी बीमारी पकड़ लेते हैं तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, सर्वाइवल बहुत अच्छा है. यही शर्मा शर्मी में फिर एडवांस स्टेज हो जाती है तो ख़राब हो जाता है काम. क्या हर गांठ असामान्य ब्लीडिंग कैंसर का संकेत है जी? क्या हर गांठ असामान्य ब्लीडिंग का कैंसर का संकेत है? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है. ये मतलब जो अब नॉर्मल ब्लीडिंग होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा कैंसर ही हो, लेकिन वो हमें चेक करके पता चलता है भाई किसको कैंसर है किसको नहीं है. सेम ऐसा जो गांठ बनती है ओवरी में जिनको हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, तो सारी सिस्ट कैंसर नहीं होती हैं. कई सिस्ट को हम ऐसे भी ट्रीट कर लेते हैं.